हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे या बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर तैयारी शुरू कैसे करें। तो आज का ये पूरा सेशन रहेगा कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी होती है, कैसे हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन्हीं सारे बिंदुओं पर जितने भी आपके मन में प्रश्न होंगे उन्हीं प्रश्नों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और अगर इससे अधिक भी प्रश्न आएंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम उस पर आपको आगे भी कुछ वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस बार के रिजल्ट से उत्साहित हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं। तो कैसे करें बीपीएससी की तैयारी और क्या होता है, कैसा इसका सिलेबस है, तो नए छात्रों को ही ध्यान में रख करके ये पूरा वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के साथ साथ कैसे तैयारी करें, कैसे इसका एग्जाम होता है, कैसे इसके पैटर्न है, कौन कौन से विषय होते हैं, कहाँ कहाँ पे किन विषयों का अध्ययन करना होगा, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि बीपीएससी की जो तैयारी का एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो बीपीएससी जो एक परीक्षा लेता है, तो इसमें जिस परीक्षा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सिविल सेवा की परीक्षा है। जो सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती है एग्जाम आयोग द्वारा, तो उस सिविल सेवा की परीक्षा के कितने चरण होते हैं और कैसे इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसी चीज की। तो बीपीएससी 3 स्टेप में एग्जाम लेती है। सबसे पहला स्टेप है पीटी, दूसरा स्टेप जो है वो है मेंस, और तीसरा स्टेप जो है वो है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप है जिसमें बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है। तीनों स्टेप की अपनी विशेषता है। जैसे अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी जो है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है और बाद में कट ऑफ निकाल करके इसमें डिसाइड किया जाता है कि वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो पास करके कहां पहुंचेंगे, मेंस में। तो पीटी से पास करके मेंस में जाने का ये सबसे प्रारंभिक रास्ता है। तो यहां पर पीटी का एग्जाम लिया जाता है। इस पीटी के एग्जाम में अगर हम लोग बात करें तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। सबसे पहले वैकेंसी, कि कितनी की वैकेंसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें तो अगर जैसे 2000 बच्चों के लिए वैकेंसी आई, जैसे लास्ट ईयर देखा गया था कि 2000 बच्चों के लिए वैकेंसी थी, तो 2000 बच्चों के लिए वैकेंसी आती है तो उसका 10 गुना बच्चा जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। यानी पीटी में अगर 4 लाख बच्चे भी एग्जाम देते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, 4 लाख दे या 8 लाख दे, जितने वैकेंसी होंगी उस वैकेंसी का 10 गुना बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। तो जैसे 2000 है तो यानी यहां पर कितने बच्चे मेंस के लिए चुने जाएंगे, तो 20,000 बच्चे। और इसी आधार पर क्या होगा, कट ऑफ डिसाइड होगा और बाद में इसका कोई रोल नहीं होगा, ये यहीं पे इसका काम खत्म हो जाएगा। यानी पीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और यहां पर सेलेक्ट होने के बाद आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं, बस इतना ही प्रावधान किया जाता है। मेंस में जब जाते हैं तो मेंस जो है वो लिखित परीक्षा है, यानी सब्जेक्टिव नेचर का है। तो लिखित परीक्षा का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको सब्जेक्टिव रूप में एग्जाम देना होता है और सब्जेक्टिव रूप में आपको मार्क्स यहां पर गेन करने होते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिव रूप में जिसके लिए एग्जाम होते हैं वो 900 नंबर के एग्जाम होते हैं और फिर यहां से आपको कट ऑफ डिसाइड होता है और इसके आधार पर फिर आपको चुना जाता है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। यहां यह प्रावधान किया गया है कि जितनी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी का लगभग 2.5 गुना, हालांकि जरूरी नहीं है कि 2.5 ही हो, कभी कभी 2.6 2.7 भी हो जाता है, तो ऐसे ये चुना जाता है। तो जैसे ये 20,000 हुआ और यहां पर वैकेंसी 2000 की थी, 2000 का मतलब हो गया यहाँ पे 2.5 गुना यानी 5,000 बच्चों को चुन लिया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जब जाएंगे तो इंटरव्यू में जाने के बाद यहां पर मौखिक, यानी ये जो एग्जाम होता है ये वर्बल होता है, मौखिक रूप से लिया जाता है और यहां पर कुल 120 अंकों के लिए एग्जाम लिए जाते हैं। जैसे यहां 900 अंक के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम हुए थे, तो यहां पर 120 अंकों के लिए लिया जाता है और इस 900 और 120 अंकों में प्राप्त टोटल आंकड़ों को यहां ध्यान रखा जाता है। यानी 900 प्लस 120
और इस तरह से टोटल हो गया 1020। और इन अंकों में जो सबसे अधिक नंबर लेके आएंगे उसके आधार पर डिसाइड होगा कट ऑफ और फिर होगा सिलेक्शन। तो ये 3 स्टेप में प्रक्रिया है। तो ये सबसे सामान्य तरीके से हम लोगों ने इसको जाना। अब एक एक स्टेप को हम लोग थोड़ा बारीकी से और डिटेल में समझेंगे ताकि आप हर स्टेप के छोटे छोटे पहलुओं को जान सके, क्योंकि तैयारी में जितने अच्छे से सिलेबस को आप समझेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। सिलेबस जितना आपको कम पता होगा, तैयारी उतना ही ज्यादा आपका बिखरा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस सिलेबस को और डिटेल की ओर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक परीक्षा की ओर। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम लोग बात करें तो पीटी, तो पीटी का अभी हम लोगों ने देखा कि पीटी का जो पैटर्न था वो क्या था। तो पैटर्न था ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन होगा। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो 150 अंक के आपको एग्जाम लिए जाएंगे। और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटा समय मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसमें आपको यूज करना होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी प्रावधान में होता है। तो यानी यहां पर निगेटिव मार्किंग भी लागू किया गया है। 68 से निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था, जो अभी भी लागू है। अब इसमें एक जो नया पैटर्न आया है वो क्या आया है कि यदि कोई प्रश्न होगा, जैसे मान लिए प्रश्न संख्या 1 है, तो इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जो इस बार से बीपीएससी द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ये 5 ऑप्शन हो गए। अब इस 5 ऑप्शन में यदि हम लोग देखें तो ये 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस प्रश्न के उत्तर के लिए होंगे। और यदि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ये 5वां ऑप्शन होगा प्रयास नहीं किया, यानी आप इसको अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट अटेम्प्टेड। तो यहां पर या तो इस प्रश्न में इस चारों में से कोई आपको पता है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि चारों में से कोई उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन चुनना होगा। अगर इस पांचों में से किसी एक को भी नहीं चुना तो भी आपको निगेटिव मार्किंग झेलना पड़ जाएगा, जो नए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यानी अगर आपने यहां सही बनाया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आपने गलत बनाया तो निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव कितना होगा, तो 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसका साफ मतलब है कि यदि 4 प्रश्न आपने बनाए, 1 प्रश्न आपका सही हुआ और 3 प्रश्न गलत हुए, तो ओवरऑल आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 गलत प्रश्नों के अंक जोड़ने पर 1 सही प्रश्न के बराबर हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। तो यानी आपको पांचों में से किसी न किसी एक को कलर करना अनिवार्य है। या तो ये चारों में से कोई आता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ई, नॉट अटेम्प्टेड, या प्रयास नहीं किया, वो वाला आपको चुनना होगा। तो ये निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और कितने अंक निगेटिव में होंगे इसका प्रावधान आपको किया गया है। अब आते हैं कि ये जो बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, इसमें जो पीटी का एग्जाम होता है उसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम का मतलब हो गया सिलेबस। तो पीटी का सिलेबस अगर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो पीटी में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या जिन विषयों से प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम लोग 3 भागों में थोड़ा बांट करके देख सकते हैं, चीजों को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आर्ट सब्जेक्ट्स। आर्ट सब्जेक्ट्स यानी जो मानवीय विषय हैं, उन विषयों से कौन कौन से विषय हैं इंपॉर्टेंट। इसमें इतिहास सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है, क्योंकि इसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास सिलेबस का पार्ट नहीं है। और यहां लगभग 30 से 35 प्रश्न इस तीनों सेक्शन को मिलाकर के पूछ लिए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इतिहास के बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है भूगोल। भूगोल में भी लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। ये एक टेंटेटिव है, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन एक अनुमानित जो पिछले 8-10 सालों में जो एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर बताए जा रहे हैं। तीसरा राज व्यवस्था। राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी की बात करें तो यहां भी 10 से लेकर के 15 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा यहां पे अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हालांकि इसमें कभी ज्यादा कभी कम भी होता रहता है। तो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें महत्वपूर्ण विषय ये थे। अब आते हैं दूसरा सेक्शन साइंस।
साइंस सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो साइंस सेक्शन में जो हमारे विषय हैं उन विषयों में अगर हम लोग चले तो आपको मिलते हैं कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, दूसरा क्या मिलता है, केमिस्ट्री, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। और इन तीनों ही विषयों से जोड़ करके लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पिछले सालों में काफी देखा गया। हालांकि अगर 4 साल पहले चले जाए तो 20 ही प्रश्न साइंस से आते थे, अभी 30 प्रश्न के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन साइंस भी है। अब तीसरा सेक्शन अगर हम लोग आए तो तीसरा सेक्शन है विविध, यानी आर्ट्स और साइंस के अलावा कहां से प्रश्न आएंगे, तो विविध सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो यहां पर सबसे पहला सेक्शन हो जाएगा करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखें तो यहां लगभग 30 प्रश्न, हालांकि पिछले साल तो काफी ज्यादा था, तो 30 से 35 प्रश्न जो है यहां से पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है बिहार स्पेशल, यानी बिहार विशेष, बिहार से जोड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहां पर भी 20 से 25 प्रश्न अभी बिहार स्पेशल से पूछ लिए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और यहां से काफी नंबर पूछे जाते हैं। और तीसरा सेक्शन जो है वो है मैथ, यानी गणित, और इसके साथ साथ रीजनिंग, क्योंकि पिछले सालों में यह देखा गया है कि रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर के ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये लगभग फिक्स है, हर साल 10 नंबर के ही पूछे जाते हैं। तो ये लगभग 10 सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये पीटी का पाठ्यक्रम है, और इन सभी विषयों से मिला करके टोटल कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो 150 क्वेश्चन, 150 अंक के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग के साथ आपको इसको सॉल्व करना है विद इन अ टाइम। अब इस सिलेबस को और बारीकी में जाएंगे तो इतिहास विषय के अंतर्गत जो प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास के अंदर जाएंगे तो प्राचीन इतिहास में हमें देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आए हैं, वैदिक काल से प्रश्न आए हैं, इसके अलावा महाजनपद काल से प्रश्न आए हैं, मौर्य काल से प्रश्न आए। तो यानी एक एक चैप्टर जो है आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है। तो ये एक बृहद सिलेबस है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे हम लोग इसके छोटे पार्ट को भी समझेंगे, जो कि आपको प्रीवियस ईयर देखने से काफी कुछ आइडिया लगता है। ये पीटी के सिलेबस को अगर हम लोग तोड़ें तो ये आपने अभी जो देखा, जिन विषयों की चर्चा मैंने की, उन्हीं विषयों के थोड़े डाटा मैं दिखाता हूं। जैसे ये इतिहास, हिस्ट्री है, या ये ज्योग्राफी है, ये संविधान है, ये अर्थशास्त्र है, सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल, समसामयिकी और गणित। ये सभी क्षेत्रों में अगर देखें तो पिछले सालों में जैसे 69 का एग्जाम हुआ है, 70वीं का एग्जाम हुआ है, 71वीं का एग्जाम हुआ है, तो यहां पे जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग विषयों से, उसके आधार पर आपको तैयारी करने का एक दिशा मिल जाता है। प्लस एग्जाम में किस विषय को ज्यादा फोकस करना है, किस विषय को कम करना है, ये बाद में जब एग्जाम नजदीक आता है तो उस समय ये काफी हेल्प करता है। यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये फिक्स नहीं है। यहां 29 है तो यहां 24 है, यहां 18 है, यहां 17 है, यहां 13 है, यहां 14 है, यहां 13 है, यहां 4 हो गया। तो यानी जरूरी नहीं है कि ये हर साल बराबर हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी 3 विषय को पढ़ के एग्जाम ना निकालें। सभी विषय को आपको फोकस करना पड़ेगा, और एग्जाम में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी विषय ज्यादा हो सकता है, कोई भी विषय कम हो सकता है। इसीलिए टेस्ट देते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि एग्जाम में अचानक से कुछ बदलाव आएंगे तो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, और कैसे अपने आप को मैनेज करके अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो इसके लिए ये सारे प्रावधान चेंज होते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पीटी का पूरा पैटर्न और पीटी का पूरा जो कौन सा सेक्शन कहां से कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया होगा। अब पीटी में मैंने जैसा बताया था कि पीटी के एग्जाम देने के बाद जो 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, उसी को केवल जो है मेंस में भाग लेने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें केवल आपको पास करना है, और पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में आपको शामिल हो जाना है। लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको गुजरना पड़ता है कट ऑफ से। तो कट ऑफ के लिए बीपीएससी द्वारा एक न्यूनतम अंक का भी प्रावधान किया गया है, यानी इसमें मिनिमम कम से कम कितना मार्क्स लाना है।
तो जैसे सामान्य कैटेगरी के अगर छात्र हैं तो उनको 40% मिनिमम अंक लाना है, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो 36.5%, ईबीसी हैं तो 34, एससी एसटी महिला एवं दिव्यांग के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कितने में से? 150 में से, यानी टोटल अंक जो है वो कितने हैं? 150 है। इसमें से इतना लाना अनिवार्य है। लेकिन क्या इतने ही लाने से रिजल्ट आ जाता है? नहीं, ये तो वो सामान्य परिस्थिति है कि कम से कम इतना लाना पड़ेगा, लेकिन इतने लाने से कभी भी काम नहीं चलता है। काम तब चलेगा जब आप कट ऑफ को पार करेंगे। तो कट ऑफ क्या आता है, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान देते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व है, अनरिजर्व फीमेल है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, बीसीएल है। तो ये अलग अलग कैटेगरी यहां पे दिए गए हैं। अब इन कैटेगरी के हम थोड़े से कट ऑफ देखते हैं, जैसे 70वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी, इसके अलावा 69, 68 और 67 भी यहां दिए हुए हैं। अब इसमें ध्यान से थोड़ा देखिए, 67 में ये कट ऑफ 113 था, लेकिन उसके बाद 91, 91, 91, 88 ये कट ऑफ गए हैं। अब इसमें जो समझने की चीज है, वो समझने की चीज ये है कि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो इसके कारण कट ऑफ काफी ज्यादा जाता था। जब से निगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई है, निगेटिव मार्किंग की शुरुआत कब से हुई है? 68 से, तो यहां से ऑलमोस्ट 90 और 91 के अप्रोक्स में कट ऑफ रहा है। और ये 91 जो है वो लगभग 150 का कितना परसेंट हो गया? तो 60%। तो 60 से 61% अगर आपका निगेटिव हटा करके मार्क्स आता है तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं मेंस के लिए। और यही पैटर्न रहा है। पिछले सालों में अगर देखें तो पिछले साल ये कट ऑफ और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन को गलत घोषित किया गया था, और 5 क्वेश्चन यदि गलत घोषित किया गया तो इन सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक सबको दिए गए। तो इस तरह से एक्चुअल जो कट ऑफ था वो 83 था, इसमें 5 नंबर सबको दिए गए, और इस तरह से ये बढ़ के क्या हो गया? 88। तो कट ऑफ अगर आप देखें तो उतना ज्यादा डराने वाला नहीं है। 60% मार्क्स लाना है, हालांकि टफ है, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे लेके आ जाते हैं। कुछ कुछ मार्क्स से सब लोग थोड़े बहुत के अंतर पे बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं। तो अच्छी तैयारी करके इसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 100 मार्क्स तक भी लेके आते हैं, 105 भी लेके आते हैं, 110 भी लेके आते हैं। निगेटिव होने के कारण थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ा है। और जब ई ऑप्शन जुड़ गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रयास नहीं किया भी आपको कलर करना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है कि 1-2 नंबर और कट ऑफ गिर जाए, क्योंकि उसमें समय जाएगा, किसी भी स्टूडेंट्स को समय लगेगा उसको कलर करने में। तो ये कट ऑफ का है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो ये कट ऑफ और घटता बढ़ता रहता है। यहां ध्यान ये देना है कि आपको हमेशा ऊंचे वाले आंकड़े को ही टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि अपना कट ऑफ जो है मेरा आता है 73 पे तो मैं 73 ही ट्राई करूंगा कि 74 आ जाए, नहीं। आपको हमेशा लड़ाई लड़नी है सबसे ऊपर के लिए, अपने आप अपने कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा नहीं सोचना है, अपना देख लेना है, ताकि आपको पता रहे कि हम कितना प्रयास करेंगे तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ईमानदारी से आपको सबसे टॉप जाने के लिए प्रयास शुरू करना है। तो ये पीटी का पैटर्न है। अब इस पीटी में कट ऑफ पार करके आप कहां पहुंचते हैं? तो मुख्य परीक्षा में। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि मेंस एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है। अभी मैंने जैसा बताया कि मेंस में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात तो लगभग वैकेंसी का कितना गुना? तो 10 गुना आपको भेजा जाता है। अब मेंस में जाते हैं तो 2 तरह के आपको सब्जेक्ट एग्जाम देने होते हैं। अभी मैंने बताया कि मेंस जो है वो बेसिकली माना जाता है कि ये सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, और सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होने का मतलब यह है कि यहां पर लिखित रूप से आपको परीक्षा देनी होगी। अब लिखित रूप में परीक्षा जब देंगे तो 2 तरह के यहां पर होंगे एग्जाम। पहला होगा केवल पास करने के लिए, यानी केवल पासिंग मार्क्स के लिए, जिसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। और दूसरा रिजल्ट के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में जाएं तो उसके लिए अलग एग्जाम है। तो 2 तरह के आपको पेपर यहां पे फेस करने पड़ते हैं। केवल पास करने के लिए अगर देखें तो 2 विषय होंगे। सबसे पहला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा जो कि 100 अंकों का होगा, 100 अंक होंगे, और इसमें लिखित परीक्षा होगी।
और लिखित परीक्षा देना है, और इसमें जो पास मार्क्स होगा वो 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, और ये पासिंग होगा। केवल इसमें क्या करना है, आपको पास मार्क्स लेके आना है। 30 अंक लेके आते हैं तो पास हो जाते हैं। दूसरा जो पेपर है उसमें अगर हम लोग बात करें तो वैकल्पिक विषय है। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पूरी आजादी होती है कि आप किसी भी विषय को चुन सकते हैं। जैसे मान लिए कोई छात्र इतिहास विषय चुन रहा है, तो यहां पर आपको क्या होता है कि एक पेपर होता है 100 अंकों का, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मेंस जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का है, लेकिन ये एक पेपर बीपीएससी द्वारा दिया गया है कि इसको ऑब्जेक्टिव नेचर में लिया जाएगा। और यहां भी आपको केवल पासिंग यानी पास मार्क्स लाना होगा। पास मार्क्स लाने के लिए जो यहां प्रावधान है वो ये वाला होगा कि अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग आपको पासिंग मार्क्स लाना है, और यहां पर निगेटिव नहीं होता है। तो यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण 100 में से 40 अंक लाना काफी आसान होता है। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आसानी से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं। इन दोनों परीक्षाओं के थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ऐसा कैसे होता है, ये कैसे इसमें देखना है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी विषय की। सामान्य हिंदी यानी जो जनरल हिंदी का विषय होगा, इसमें जो प्रश्न होंगे वो 100 अंक के प्रश्न होंगे। इस 100 में से अगर देखा जाए तो 30 अंक के तो केवल एक निबंध लिखना होता है, और एक निबंध अगर आप लिखेंगे तो आपको 30 में से लगभग 15-17 नंबर आराम से मिल जाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत जो व्याकरण के महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, जैसे संज्ञा का विशेषता बताइए, संज्ञा की परिभाषा दीजिए, विशेषण की परिभाषा दीजिए, इस संधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2-4 संधि बताइए, तो इस तरह के व्याकरण से रिलेटेड आपको प्रश्न होते हैं जो 30 अंक के होते हैं। वाक्य विन्यास में अगर बात करें तो जैसे वाक्य लिखे होंगे और उनकी अशुद्धि को शुद्ध करना, इस तरह के आपको यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और संक्षेपण, जहां पर आपको एक बड़े पैराग्राफ को संक्षेप में यानी 1/3 में लिखना होता है, इसके लिए इतने होते हैं। और यहां पे पास मार्क्स लाना होता है 30। तो 30 क्या, यहां पर तो आसानी से बच्चे जो है वो 50-60 नंबर तक लेके आ जाते हैं। तो यानी ये वाला पेपर आपके लिए कभी हर्डल साबित नहीं होगा। अच्छे से थोड़ा भी देख लेंगे तो आप इसको आसानी से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल के लिए आयोग द्वारा यानी बीपीएससी द्वारा आपको कई विषयों के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इनमें से आप किसी भी एक विषय को चुन सकते हैं। अब इसमें से जैसे कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, श्रम एवं समाज कल्याण, गणित, भौतिकी, इतिहास, सभी विषय हैं। ज्यादातर छात्र इतिहास या भूगोल या राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र ऐसे विषयों को चुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादातर छात्र ये कोशिश करते हैं कि जो पीटी में कॉमन है, जो मेंस में मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ऐसे विषयों से जुड़े हुए सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल के रूप में चुनने का प्रयास करते हैं, ताकि जो स्टेमिना है, जो आपका एनर्जी है, वो सही जगह खर्च हो और उसका लाभ आपको पीटी और मेंस में भी मिले। तो इसीलिए ऑप्शनल विषय में जब से ऑब्जेक्टिव और क्वालिफाइंग हो गया है, तब से ज्यादातर विषयों को लोग नहीं लेकर के वैसे सब्जेक्ट को चुनना पसंद करते हैं जो एग्जाम में आपको यूज हो सके। तो इसमें से किसी एक विषय को आप चुनेंगे, और जैसे ही चुनेंगे तो उसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और उसमें आपको पास मार्क्स लेके आना होगा। अब इन दोनों विषयों के बारे में आप कहिएगा सर इसका जब मार्क्स जुटेगा ही नहीं, यानी आपके रिजल्ट में इस मार्क्स का कोई योगदान नहीं होगा, केवल पास मार्क्स होगा, तो फिर ये एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? तो ये एग्जाम की खासियत ये है कि अगर इन दोनों पेपर में आप पास नहीं होंगे तो इन कॉपी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक यहां आप पास नहीं होंगे, इस वाले पेपर की कॉपी मूल्यांकन नहीं होगी। सिंपल सा समझ लीजिए। क्योंकि क्या करेंगे इसको चेक करके, जब यहीं पे आप फेल हो गए तो आप तो मेंस पे फेल हो गए। तो यानी यहां पे पास करना जरूरी है, ताकि इन विषयों का जो आपने अच्छे से लिखा है, जिसके आधार पर रिजल्ट बनना है, उसके कॉपी का मूल्यांकन हो सके। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर रिजल्ट आएगा, वो कौन से सब्जेक्ट है और किसके आधार पर रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन
सामान्य अध्ययन का बात करें तो ये 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। सामान्य अध्ययन पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये 300 अंक के होते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर 2 भी 300 अंकों का होगा और इसके लिए भी 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये सारे पेपर जो है वो पूरी तरह से लिखित परीक्षा वाले होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर नहीं मिलेगा। तीसरा जो सेक्शन है वो है निबंध, यानी एसे पेपर। एसे पेपर भी आपको 300 अंक के होंगे और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस तरह से टोटल अगर हम लोग देखें तो ये 900 अंक के पेपर होते हैं और इसी 900 अंक में आपको अधिक से अधिक नंबर लेके आना है ताकि आप इंटरव्यू के लिए चुने जा सके। यानी इंटरव्यू के लिए जो बच्चे चुने जाएंगे वो किस आधार पर चुने जाएंगे, तो इन तीनों विषयों के आधार पर चुने जाएंगे। तो यानी सबसे ज्यादा जरूरी आपको अच्छा करने का, आपके परफॉर्मेंस को ठीक करने का है, वो यहां से जरूरत है। तो चलिए इस पर आते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये, कौन कौन से विषय इसमें पढ़ने होते हैं और कैसे पढ़ने होते हैं। ये तो पासिंग वाले आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से विषय हैं। जैसे अभी मैं पासिंग की बात कर रहा था, वैकल्पिक विषय, तो ये देखिए ये वैकल्पिक विषय में इतिहास विषय है और उसमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव नेचर के पीटी में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको मेंस में ऑप्शनल में आएगा। जैसे हड़प्पा के रिलेटेड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पुराण से क्वेश्चन आया है, विष्णु अवतार से क्वेश्चन आया हुआ है, सूची से मिलान करने वाले प्रश्न है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं जो हर सेक्शन से एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सबसे पूछे जाते हैं। और सब में मिला करके मैंने अभी बताया था कि अप्रोक्स 40% आप लेके आ जाते हैं, तो यहां से आप क्वालिफाइंग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं आगे बढ़ने के बाद जो सामान्य अध्ययन का क्षेत्र होगा वहां पे हमें क्या मिलेगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन 1 की। जो सामान्य अध्ययन 1 जो जीएस पेपर 1 की बात हो रही थी उसकी बात हम लोग करते हैं। यहां पर आपको स्पष्ट हो गया है कि 300 अंक के ये पेपर होंगे और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब ये जो 3 घंटा का समय होगा इसमें क्या क्या करना होगा, तो इसके जो पेपर होते हैं वो 3 खंड में बटे हुए होते हैं। यानी 300 अंक का पेपर 3 खंड में बटा होता है। पहला जो खंड है वो है, पहला जो खंड है वो है आधुनिक भारतीय या आधुनिक भारत का इतिहास प्लस कला एवं संस्कृति। ये पहला सेक्शन होता है। इस पहले सेक्शन की यदि बात करें तो इस पहले सेक्शन से 114 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 114 अंक के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग समझें तो यहां से आपको 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें 5 से लेके 6 पूछा जाता है, कभी 5 पूछा जाता है, कभी 6 पूछा जाता है। पिछले साल अगर देखें तो यहां 6 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो है वो लगभग 7 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 7 अंक का हो सकता है या अगर 6 प्रश्न है तो 6 अंक का भी हो सकता है, तो यानी 7 या 6 इसको कह सकते हैं, 6 या 7 अंक का होगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे इतने। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, सभी अनिवार्य। सभी अनिवार्य का मतलब हो गया कि जितने भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, सबके सब आपको अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न अनिवार्य, यानी 4 में से 2 लिखना पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न 38 अंक का होता है, यानी 38 मार्क्स का
एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो 2 प्रश्न अनिवार्य होगा, 2 ही लिखना है, इसमें 6 के 6 प्रश्न सारे लिखने हैं और इसी पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पहला सेक्शन यानी खंड 1। खंड 1। खंड 2 की बात करें इस सामान्य अध्ययन में, तो खंड 2 में अगर हम लोग चलते हैं तो खंड 2 जो है वो है करंट अफेयर्स का। तो उसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स प्लस IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन। तो करंट अफेयर्स एवं IR का यहां पे प्रश्न पूछा जाता है। यहां भी जो आपको अंक होते हैं टोटल वो 114 का होता है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी 2 ही तरह के होंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो है वो लगभग 7 या 8 नंबर के पूछे जाएंगे, 7 या 8 अंक का पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यहां 4 प्रश्न होंगे। यहां पे ध्यान रखना है लघु उत्तरीय में सभी अनिवार्य, ये ध्यान रखना है कि यहां पर जितने भी प्रश्न आएंगे लघु वाले वो सब लिखने होते हैं। 4 प्रश्न, 2 प्रश्न अनिवार्य, यानी 2 प्रश्न का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। और यहां अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न 38 मार्क्स के यानी 38 अंक के होंगे। तो ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये आपको करंट अफेयर्स का दूसरा खंड। अब आते हैं तीसरे खंड की बात करते हैं। तीसरे खंड में अगर हम लोग चलें तो तीसरा खंड जो है ये होता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। और DI में क्या होता है, तो DI में कोई 2 तरह के प्रश्न नहीं होते, सिर्फ क्या होगा 4 प्रश्न, 2 प्रश्न अनिवार्य, यानी 4 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 2 प्रश्न बनाना होगा। ध्यान ये रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कि यदि इस DI में से हम एक प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न में A, B, C, D और E इस तरह से करके 5 प्रश्न बन जाएंगे। और ये DI चूंकि यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 114 अंक का ये था, 114 अंक का ये था, तो यहां बचेंगे कितने, तो बचेंगे 72 अंक, यानी 72 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे DI के प्रश्न। तो टोटल हो जाएंगे कितने, 300। और इन तीनों को बनाने के लिए आपको मिलेगा कितना, 3 घंटा। अब आइए इस पूरे सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझते हैं कि लास्ट ईयर कैसा एग्जाम था। तो जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें चलते हैं और ये GS पेपर 1 का ही सेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये GS पेपर 1 का खंड 1 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे खंड 1 है। खंड 1 में ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय। तो यानी 1 नंबर में क्वेश्चन आया और इसमें जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में बताइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बताइए, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो, पूर्व भारत की पाल कला, भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 6, यानी 6 हो गए। कोई क्वेश्चन 7 नंबर का है और कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है। अगर यही क्वेश्चन की संख्या 5 होगी तो ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के और 8 नंबर के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और ये सभी के सभी क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, यानी सारे प्रश्न आपको लिखने हैं, आप इसमें से छोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से खंड 2 में भी जो ये लघु उत्तरीय का सेक्शन होगा, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और ये भी सब लिखना अनिवार्य होगा। इसमें 5 क्वेश्चन है इसलिए ये 8 अंक के हैं और कुछ क्वेश्चन आपको 7 अंक के हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है इसलिए 7 और 6 अंक के हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे ये खंड 1 का ही लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये ऐसे प्रश्नों में अगर देखें तो यहां पर ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा का A और दूसरा का B, तो यानी 2 प्रश्न हो गए और बीच में क्या लग गया, अथवा। तो या तो ये आप लिखिए या ये लिखिए, तो यानी इन दोनों में से कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तीसरे में भी जैसे ही गए तो यहां A और B, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहां अथवा लगा हुआ है। तो यहां मैंने वही समझाया था कि
जो प्रश्न आएंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सभी अटेम्प्ट करने होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 दिए जाएंगे, जिसमें से कितने बनाने होंगे? 2 बनाने होंगे। और ये 2 जो बनाने होंगे इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 38 मार्क्स मिलेंगे। 38 अंक का एक प्रश्न होगा, जो मैं यहां पे आपको बता रहा था कि 38 मार्क्स के होंगे। अब ये पूरा खंड 1 और खंड 2 में दोनों में ही सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न पे आपको काम करना है। अब आइए डीआई की बात करते हैं। तो डीआई तीसरा खंड, यानी ये खंड 3 की बात हो रही है। तो खंड 3 में मैंने अभी बताया कि 4 डीआई के प्रश्न होंगे, उसमें से 2 बनाने हैं। तो 4 डीआई के प्रश्न कैसे होंगे? तो जैसे मान लिए ये प्रश्न संख्या 1 डीआई का इसके लिए हो गया, तो इसमें ये डाटा दिया हुआ रहेगा और इस डाटा के बेस पे ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे ए, बी, सी, डी और ई, 5 क्वेश्चन इसमें से दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 38। टोटल क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? चूंकि यहां खंड 3 में 2 प्रश्न बनाने होते हैं और 2 प्रश्न के लिए आपको कितना मार्क्स होता है? 72। तो एक प्रश्न के लिए कितना मार्क्स होगा? तो 36 अंक का एक प्रश्न होगा और उस 36 में से ऐसे ही ABCD करके आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको 72 मार्क्स के लिए 2 DI के प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको बनाने होंगे जो थोड़े से गणित से मिलते हुए प्रश्न होते हैं। आप DI का मतलब समझते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें गणित जैसे सवाल पूछे जाते हैं, एक डाटा दिया जाता है और डाटा के बेस पे आपको क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसको अंकदायी पेपर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो 175, 180, 185, 190 तक स्कोर करते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा स्कोर इस पेपर में कम रहा है, लेकिन पिछले सालों में 200 नंबर तक भी छात्रों ने यहां से उठाए हैं। अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 2 में भी अगर हम लोग देखें तो टोटल अंक कितने थे? 300 अंक थे। और समय की बात करें तो 3 घंटा यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। इन प्रश्नों को भी 3 खंडों में बांटा गया है, यानी जीएस पेपर 2 भी 3 खंडों में बटा हुआ रहेगा। इन 3 खंडों की अगर हम लोग चर्चा करें तो खंड 1 में आते हैं। खंड 1 जो है उसका नाम है राज व्यवस्था, यानी राज व्यवस्था का मतलब हो गया पॉलिटी। तो पॉलिटी से यहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर भी 114 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे खंड 1 में। खंड 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं भूगोल प्लस अर्थशास्त्र, यानी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो जियो प्लस इको यहां से आते हैं और इस खंड में भी आपको 114 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो अगर हम लोग बात करें तो तीसरे खंड में अगर हम लोग आते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइंस एंड टेक। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 114 इधर हो गया, तो यहां 72 अंक के यानी 72 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां भी जो प्रश्न पूछने का पैटर्न होगा वो क्या होगा? तो पैटर्न सिंपल सा होगा। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहां भी लघु उत्तरीय प्रश्न 5 होंगे। सभी क्या होंगे? सभी अनिवार्य होंगे, यानी जो पैटर्न आपने पेपर 1 में समझा वही पैटर्न यहां रहेगा। एक प्रश्न लगभग 7 से 8 अंक का होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न, जिनमें से 2 प्रश्न अनिवार्य, यानी 2 प्रश्न आपको क्या करने होंगे? बनाने होंगे। और ये जो 2 प्रश्न आप बनाएंगे, इन 2 प्रश्नों में बात करें तो एक प्रश्न का जो अंक होगा वो 38 मार्क्स का होगा। 38 अंक का एक प्रश्न होगा। और ये जो सिंपल सा पैटर्न हिस्ट्री में और करंट में था वही पैटर्न यहां यूज होगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी अगर हम लोग जाएं तो यहां भी सेम चीजें अपनाई जाती हैं। यहां भी अगर हम लोग बात करें तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे।
लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होगी और यहां भी सभी अनिवार्य, मतलब लघु उत्तरीय में आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे और एक प्रश्न जो होगा वो 7 से 8 नंबर का होगा। ये यहां भी पैटर्न फिक्स होगा। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे जिनमें 2 प्रश्न अनिवार्य होगा, यानी बनाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, छोड़ते हैं तो मार्क्स जाएगा। और एक प्रश्न जो यहां पे होगा वो 38 अंक का होगा और ये सेम पैटर्न यहां भी यूज होगा, यानी ये जो यूज हो रहा है यही। और तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कई बार बच्चे डर जाते हैं कि सर साइंस का ऐसा क्वेश्चन आएगा। साइंस नहीं है, ये साइंस का उपयोग है कि साइंस को कैसे अच्छे से उपयोग किया जा सकता है मानव के जीवन को बेहतर करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए। तो उन सारी चीजों से जोड़ करके ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा, जो कि आगे हम रणनीति में इसकी चर्चा करेंगे। यहां भी अगर प्रश्नों की बात करें तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न की हम लोग चर्चा करें तो यहां आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और यहां भी 5 प्रश्न में सभी अनिवार्य होंगे और एक प्रश्न जो है गुने लगभग 7 से 8 अंक का होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहां 4 की जगह 2 प्रश्न होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अंक जो है वो केवल 72 मार्क्स का है, तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं लिखवाया जा सकता है। तो 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न अनिवार्य और यह प्रश्न जो है वो 36 अंक का हो सकता है। 36 या 38 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा पेपर 2 का सिलेबस है। तो जिस तरह से पेपर 1 का सिलेबस आपने समझा था, उसी तरीके से हम लोगों ने पेपर 2 के सिलेबस को देखा। अब इस पेपर 2 के सिलेबस में आते हैं तो थोड़ा इसके पॉइंट्स को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये पॉलिटी का खंड है, पॉलिटी के खंड में अगर हम खंड 1 को देखें तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे संक्षेप में 42वें संविधान संशोधन 1976 की मुख्य विशेषता और महत्व की चर्चा करें। जैसे यहां है संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का विवाद होता है, उसके बारे में बताएं। रीट के बारे में है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और ये आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सी पे खत्म हो गया, ये डी होगा, ई होगा, इस तरह से प्रश्न होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी, इसमें लगा हुआ है अथवा, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, ए और बी, उसमें से कोई अथवा। तो ये आपका पूरा पॉलिटी में भी, इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी और साइंस टेक में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको लिखित रूप में आपको अच्छे से सजा के टाइमली लिखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि सर इतना सारा प्रश्न और समय कितना है, मात्र 3 घंटा। इतना सारा प्रश्न और समय कितना है, तो 3 घंटा। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इतना आसान नहीं लग रहा है कि इतने सारे प्रश्नों को लिखना है, 3 घंटे में लिखना है, तो ये कैसे हम मैनेज करेंगे सर, एग्जाम में बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी मैं समझाऊंगा कि क्या होता है ये। अब तीसरे सेक्शन की ओर आते हैं। तीसरा जो सेक्शन था हमारा वो था निबंध। तो निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध की बात करें तो ऐसे पेपर ये 68 से ही एग्जाम पैटर्न में जोड़ा गया है। निबंध की बात करें तो यहां पर इसके लिए अंक जो निर्धारित किया गया है वो 300 है और जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 घंटा निर्धारित किया गया है। यानी यह भी इसी पैटर्न पे होता है। इसमें भी 3 खंड बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। 3 खंड यहां भी होते हैं। 3 खंड में यदि हम लोग बात करें तो खंड 1, खंड 2 और खंड 3, ये 3 खंड दिए गए हैं। खंड 1 में अगर हम लोग देखें तो 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न अनिवार्य होता है और इस एक प्रश्न के लिए 100 अंक आपको निर्धारित किया जाता है। ये मूर्त या अमूर्त विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो 4 निबंध के विषय होंगे, उसमें से किसी एक पे लिखना होगा। दूसरे खंड में भी आएंगे तो वही रहेगा, 4 प्रश्न होंगे यहां पर और एक अनिवार्य होगा, यानी एक कम से कम लिखना है। इस लिखने के क्रम में अगर हम लोग देखें
तो एक प्रश्न के लिए आपको 100 अंक का प्रावधान किया जाता है और यही आपको यहां पे कंप्लीट करना होता है। तीसरे में भी सेम होता है कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 प्रश्न में से एक अनिवार्य होगा, एक प्रश्न 100 अंक का होगा। ये सारा चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये पूरा पैटर्न अपनाया जाता है। तीसरा खंड थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये बिहार से संबंधित होता है, बिहार के लोकोक्तियों से संबंधित होता है, भोजपुरी और मैथिली भाषा से संबंधित होता है, थोड़ा अलग होता है। बाकी तीनों सेक्शन इसी तरह के होते हैं और टोटल 300 अंक के लिए 3 घंटा होता है। इसमें जो एक निबंध होता है, इस निबंध को लिखने के लिए शब्द की अगर बात करें तो एक निबंध 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। यानी इतने शब्द का यूज आप कर सकते हैं एक निबंध को लिखने के लिए, तीनों में इतना यूज करना है। जैसे लास्ट ईयर का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लें थोड़ा ध्यान से, तो ये निबंध के 3 खंड है। पहला खंड, जैसे ये निबंध का पेपर है तो पहला खंड देख रहे हैं, तो पहले खंड में 1, 2, 3 और 4, ये 4 है। इसमें से किसी एक को लिखना है। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 100 में से, मतलब जितना आप मैक्सिमम ले पाए। और इन विषयों को लिखना है कितने शब्दों में? तो 7 से 800 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि आयोग द्वारा बताया गया है। उसी तरह से खंड 2 में जाएंगे तो खंड 2 में भी 1, 2, 3, 4 और इस 4 में से किसी एक को लिखना है 7 से 800 शब्दों में 100 अंकों के लिए। और खंड 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो खंड 3 में भी 4 आपके टॉपिक है और इसमें 700-800 शब्दों में लिखना है और यहां भी 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। तो तीनों मिलाकर के 300 नंबर में से आपको 3 घंटे में 3 ऐसे निबंध अच्छे से लिखने हैं और अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं। यहां पिछली बार लगभग 200-210 नंबर भी मिले थे, इस बार लगभग जो है 180-190 तक मिले हैं, जो कि काफी स्कोरिंग पेपर इसको माना जा रहा है अभी बीपीएससी में। और यहां से अच्छे निबंध की तैयारी करने से आपका अच्छा रिजल्ट भी संभावित होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। अब इस तीनों ही सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा दिमाग में आपको यही आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, इतने कम समय में इतने सारे चीजों को लिखना, इतना सारा विषय पे पकड़ बनाना, क्वेश्चन भी पता नहीं नया आ जाएगा कि पढ़ा हुआ आएगा, तो कैसे करेंगे? तो डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये सर 900 का एग्जाम है और 900 में हमको 900 नंबर लाना है, ये सोचिएगा तो डर लगेगा। अब आइए मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, ये 68 का एग्जाम का है, ये 69 का है और ये 70वीं का है और ये मेंस का कट ऑफ मार्क्स है, केवल मेंस का। तो मेंस का कट ऑफ मार्क्स कितने में से निकलेगा? 900 नंबर में से निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही पेपर का मार्क्स के आधार पर रिजल्ट आता है, 2 पेपर तो केवल पासिंग के लिए था। तो इस 900 में से अगर हम लोग ध्यान दें तो 68 में 447, यहां पे 432, यहां पे 430, ये मतलब कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें मैं हमेशा ज्यादा फोकस इस पे करता हूं क्योंकि आपका टारगेट भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां 447 पे कट ऑफ आया था, इसमें 466 पे और इस बार 445 पे। तो अगर 900 में से अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर तो ये 50% से भी कम है, यानी 50% मार्क्स आपने मेंस में उठा लिया तो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर 55% तक आपने मार्क्स उठा लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आप जाके फंस जाएंगे, क्योंकि अच्छी तैयारी होगी तभी मेंस में अच्छा नंबर आएगा और अच्छी तैयारी है तो इंटरव्यू में भी अच्छा आप करेंगे। तो 55% तक मार्क्स लाने वाले यहां पर 100% श्योर हो जाते। तो अब आपको यह देखना है कि ये जो पूरी तैयारी थी इसमें ऐसा नहीं था कि जो भी आपको सिलेबस बताया गया उसमें आपको सबसे अच्छा नंबर एक ही बार में लाना था। यहां यह था कि आपको लगभग 50% के आसपास नंबर लाना था, और अगर 50% के आसपास आप नंबर लेके आते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। तो 50% नंबर लाना मुझे लगता है कि उतना टफ नहीं है, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ईमानदारी से चीजों को सीखते हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं।
ये अभ्यास से ही ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि मेंस में जो है आप गए और आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके लिए प्रॉपर आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, एक अच्छे से तैयारी चाहिए, और फिर आपको अच्छे से अभ्यास चाहिए। अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन लिखने हैं। पहले का पैटर्न अलग था। पहले पैटर्न मतलब 68 बीपीएससी से पहले 67 तक पैटर्न ये था कि लॉन्ग क्वेश्चन ही होते थे, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते ही नहीं थे। तो अब कम समय में ज्यादा लिखना है, तो इसलिए लेखन अभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और यही कारण है कि एडुटेरिया के लेखनी प्रोग्राम से, समर्थ प्रोग्राम जो कि मेंस के लिए आते हैं, इनसे बड़ी संख्या में छात्र जो है पास किए, क्योंकि हमारा फोकस इसी चीज पे ज्यादा था कि बच्चों को टाइमली अच्छा लिखना कैसे सिखाया जाए। तो ये सारे इसमें पैटर्न होते हैं। अब यहां से जब आप पास करते हैं तो आपका जो चयन होगा वो कहां होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैंने बताया था कि वैकेंसी का लगभग 2.5 गुना सिलेक्शन होता है। कई बार जो है वो परिस्थितियों के अनुसार 2.6 या 2.7 मल्टीप्लाई में भी लिया जाता है। अब जब साक्षात्कार में जाते हैं तो क्या होता है? तो साक्षात्कार में जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से एक पैनल होता है। आपने बहुत सारे अब मॉक इंटरव्यू के वीडियोस देख ही लिए होंगे। तो यहां पे एक सदस्य बैठा हुआ है, एक सदस्य यहां बैठा हुआ है, एक सदस्य यहां बैठा हुआ है, एक सदस्य यहां बैठा हुआ है। 4 सदस्य होते हैं और छात्र यहां चेयर लगा करके बैठे होते हैं। अब ये सभी एक एक करके इनसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये ध्यान ये रखना है, क्योंकि आज भी सामान्य बच्चों को यही लगता है कि वहां पे जाएंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि कितनी सीढ़ियों को चढ़ के आप क्लासरूम में पहुंचे हैं, आप जो है बाइक से आए हैं तो उस बाइक का नंबर क्या है, जिस टैक्सी में बैठ के आए हैं तो उसका टैक्सी का नंबर क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही अलग अलग धारणाएं हैं जो मन में बसी हुई हैं। वहां पर सामान्यतः क्या होता है कि अगर एक छात्र जाता है तो उनको 3-4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो उनसे पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक में कौन सा विषय पढ़ा था, तो वो पूछा जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आपने पढ़ा था, तो ये पूछा जाता है। करेंट में आपने क्या पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो डाटा उस समय चर्चा में है वो पूछ लिया जाता है। बिहार से रिलेटेड जो कुछ घटनाएं हैं या बिहार के भौगोलिक दशा, इतिहास, इनसे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है। आप जॉब करते हैं तो इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ मेजर सेक्शन है जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न किसके लिए होते हैं? तो 120 अंक का होता है। इस 20 अंकों के लिए आपको ये होता है। अब आपको लगे सर वहां बैठ के बड़े बड़े लोग पूछेंगे। हाँ, ऑब्वियस है, कुछ आईएएस होते हैं, कुछ उसमें पीसीएस अधिकारी होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो क्या डर लगता होगा? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है। लेकिन डर किस बात का है? अगर ये आपको पता चल जाए कि ये 12 से 15 मिनट ही चलेगा, यानी इसका जो समय अवधि होता है ये 12 से 15 मिनट होता है, यानी बहुत देर तक इंटरव्यू नहीं चलता है, 15 मिनट तक होता है। तो 15 मिनट तो कैसे भी अच्छे से झेला जा सकता है, उतना बुरा समय नहीं होता है। अब यहां जो पॉइंट है कि ये इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है? तो इंटरव्यू में 2-3 कंडीशन होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स, यानी बहुत अच्छा हुआ, जो जो पूछा आपसे आपने अच्छे से बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको आपकी बातें, आपके बताए हुए उत्तर सामने वाले को बहुत अच्छे लगे, तो यहां पर 90 to 95 मार्क्स जो है ये मिल जाता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो मिनिमम, यानी अगर आप गए और आपका जो मार्क्स है वो खराब आया। क्यों खराब आया? क्योंकि आप गए, आपसे पूछ रहा है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, पूछ कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, और आपने बोर्ड के साथ जो है वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर लिया, थोड़ा बहस कर लिया, तो ऐसे में मार्क्स आपके बहुत खराब हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको 40 से 45 मार्क्स तक, यानी 40 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 40 या 40 के आसपास। और इसके अलावा यहां पर एवरेज मार्क्स भी मिलता है। एवरेज मार्क्स का मतलब हो गया कि अच्छा कर रहे हैं आप, 65 के आसपास, 65 से 70 मार्क्स अगर आप वहां लेके आ गए तो ये एवरेज मार्क्स माना जाता है। तो इंटरव्यू में इस तरह के मार्किंग मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू में जब ये नंबर लेके आते हैं तो अब आता है बारी फाइनल रिजल्ट की। फाइनल रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट था। मेंस में आपको मार्क्स आए थे कितने? 900। और फिर इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स हैं? 120। तो टोटल कितने हो गए? 1020। अब इस 1020 के आधार पर निकलेगा कट ऑफ, और इसी कट ऑफ के आधार पर डिसाइड होगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। और क्या सिलेक्शन में क्या मिलेगा, यानी कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये सब इसी के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सिलेक्शन कितना हार्ड या आसान है। तो सारे चरण को पार करते हुए पहुंच गए फाइनल कट ऑफ की ओर।
तो सबसे लेटेस्ट देखते हैं 70वीं बीपीएससी का। तो यहां पे अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल सारे कैटेगरी दिए हुए हैं। तो रिटेन में जो कट ऑफ था वो 445 था और फाइनल कट ऑफ आया 528। यानी ये जो कट ऑफ है 445, ये कितने नंबर पे है? 900 नंबर पे। और ये 528 जो है ये 1020 नंबर पे है, और इसके आधार पे ये निकला कट ऑफ। तो अगर 1020 का ये हम एवरेज निकालें कि 1020 के हिसाब से 528 नंबर जो है वो कितना परसेंट हो रहा है, तो ये लगभग 52-52.5% के आसपास होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 52% है, तो मैं उसी चीज को मैं बता रहा था कि 52 से लेकर के 55% तक भी अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर साल यही स्थिति है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा गैप है, किसी साल एक की बार 600 हो गया, किसी बार जो है 500 हो गया, तो ऐसा नहीं है। लगभग थोड़ा बहुत का अंतर आता है और मैक्सिमम जो है ये 55% तक ही रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा ये बच्चों को प्रेरित करता हूं कि आप इंटरव्यू पे कम डिपेंडेंट रहिए, मेंस के दौरान जो है आप अच्छा मार्क्स लीजिए, 55 से 60% तक मेंस के दौरान ही मार्क्स लेने की कोशिश कीजिए, ताकि इंटरव्यू में आपको जितने भी मार्क्स मिले वो आपके लिए बोनस हो जाए और अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाए। अब ये जैसे ही कट ऑफ से एक नंबर भी आप आगे जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ से ऊपर जाते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे 528 कट ऑफ है और किसी के पास नंबर जो है वो 590 है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है? ऐसे स्टूडेंट्स को मनचाहा पोस्ट मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रैंकर्स हैं। ये अच्छा रैंक आ जाता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, यानी टॉप 10 में, टॉप 20 में वो चले जाते हैं। तो इसीलिए मार्क्स अधिक लाने का ये फायदा होता है। अब मार्क्स अधिक लाना क्यों जरूरी है? तो मार्क्स अधिक लाना इसलिए जरूरी है कि जैसे जो पोस्ट होते हैं उस पोस्ट में शुरू के अगर 100 पोस्ट जो है वो डीएसपी के अगर हैं, तो सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उन फॉर्म भरने वाले बच्चों को ये कहा जाता है कि आप प्रायोरिटी भरिए कि आप क्या पहले बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, बीडीओ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो उस पोस्ट में जब आप अपनी वरीयता भरते हैं तो जिनका रैंक ऊपर होता है, तो जो पहले नंबर पे उन्होंने भरा है, लाइक डीएसपी भरा है, तो ये डीएसपी उनको मिल जाएगा। अब किसी को रैंक आया 528 और 100 ही पोस्ट थे, तो हो सकता है कि उसने अगर डीएसपी पहली प्रायोरिटी भी रखी होगी तो उसको डीएसपी नहीं मिलेगा, दूसरा कोई डिपार्टमेंट मिलेगा जो उसने तीसरे या चौथे नंबर पे अपने प्रायोरिटी में रखा होगा। तो इसीलिए जो रैंक लाना होता है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे अगर किसी एग्जाम में, जैसे दरोगा का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आप रैंक 1 वाला भी दरोगा बनेगा, 100 रैंक वाला भी दरोगा ही बनेगा। यहां वो नहीं है, यहां ये सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा के लगभग मतलब 20 से 25 डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के अंतर्गत। इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ये एग्जाम कराया जाता है और उसमें आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा ये तय होता है आपके रैंक के आधार पे। तो आपका जो रैंक आएगा उसी के आधार पर आपको मिलेगा वो डिपार्टमेंट, आपका चॉइस पोस्टिंग यानी चॉइस पोस्ट। तो ये सारा चीज इसी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से फाइनल कट ऑफ निकाल करके आप हो जाते हैं सेलेक्ट और इस इंटरव्यू की इस पूरी बीपीएससी की प्रक्रिया को आप पार कर जाते हैं। लेकिन अब आती है बारी कि आखिर इस प्रक्रिया को पार कैसे करेंगे। ये तो हो गया पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस कि कैसे हम फाइनल सिलेक्शन की ओर पहुंचते हैं। लेकिन इस फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, चलिए सबसे पहले वही देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है, फिर देखेंगे कि इसको पाने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले जो जरूरी है वो है शैक्षणिक योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो सिविल सेवा का जो एग्जाम होता है उसको कहा जाता है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्नातक की डिग्री, यानी उसके बराबर की कोई परीक्षा आपको पास होनी होगी। यानी जो ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है, जब तक उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, उनके मार्कशीट नहीं आ जाते हैं, तब तक वो इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। यानी अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं होता है। आपको कम से कम बीए या बीए के बराबर की डिग्री, लाइक किसी ने इंजीनियरिंग करके रखा हुआ है, किसी ने मेडिकल किया हुआ है, तो वो इसको भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी आयोग द्वारा इसी एग्जाम में कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए भी एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिसको सीडीपीओ कहते हैं, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। तो अगर किसी स्पेसिफिक जोन का विषय होता है तो उसी विषय में आपको जब डिग्री होगी तभी आप भर सकते हैं। जैसे ये अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, तो इसमें कह रहा है कि आपको मनोविज्ञान या विधि यानी लॉ, इन्हीं दोनों में से किसी में एक में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं।
तो यानी स्टूडेंट्स घट जाएंगे। और बाकी जो सिविल सेवा की जिसकी चर्चा हम लोग अभी करते आ रहे थे, उसके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं आरक्षण। तो इस पूरे प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान है और ये 36 आरक्षण होता है। जिस 36 आरक्षण में आपको पता है कि अलग अलग रेशियो दिए गए हैं, जैसे फीमेल्स के लिए 35% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से दिव्यांग के लिए, उसी तरह से ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ध्यान ये रखना है कि ये आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन आवेदन भरने जा रहे हो, तो उस समय आपको ये जो पूरा आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। यानी अगर आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी फॉर्म भरने के बाद नहीं बनवाना है, फॉर्म भरने से पहले बना होना चाहिए। दूसरा, ये लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे। यानी आपका आवासीय डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का होना चाहिए और बिहार के आप मूल निवासी होंगे, तभी इस आरक्षण का आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम लोग आते हैं आरक्षण के बाद, तो एज लिमिट, जो कि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि एज लिमिट क्या होता है। तो एज लिमिट में क्या है कि इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो जैसे डीएसपी का पोस्ट है, ये 20 वर्ष से ओपन हो जाता है। यानी अगर आप 20 साल की आयु में है और ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप एसडीएम नहीं बन पाएंगे। आप क्या बन पाएंगे, केवल डीएसपी बन पाएंगे। ठीक है, तो 20 साल से ये शुरू हो जाता है। 21 साल से बहुत सारे पोस्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे सीडीपीओ का भी पोस्ट होता है। तो यानी 21 साल आपकी उम्र हो गई तो बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। एसडीएम बनने के लिए मिनिमम एज जो है आपके पास 22 वर्ष होनी चाहिए। ये सारा जो कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं ये मिनिमम एज का है, यानी सबसे कम, यानी इससे कम आयु में आप नहीं बन सकते हैं। ये सिंपल सा है। अब जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम आयु की बात करते हैं, अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज की बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है। जैसे अनारक्षित यानी यूआर कैंडिडेट की बात हो रही है, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए पुरुष है तो 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और महिला है तो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये डेट कब से निकाला जाता है, तो जो वैकेंसी आती है उसमें एक कट ऑफ डेट रखा जाता है, उस डेट से 37 साल, उस डेट से 40 साल। तो ये मैक्सिमम एज है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे बीसी और ईबीसी पुरुष है, महिला है तो 40 वर्ष तक, एससी एसटी और पुरुष महिला है तो 42 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकती हैं। ये उनके लिए अधिकतम आयु होता है। अब यहां अधिकतम आयु में 2 पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं। यदि आपके पास बिहार सरकार की जॉब है तो 5 वर्ष का आपको ग्रेस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सामान्य स्टूडेंट है, कोई पुरुष है, तो वो 37 की जगह अब उसको 5 साल और फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यानी वो 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। और अगर वो दिव्यांग है तो उसको 10 वर्ष और फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो यानी 37 प्लस 10 वर्ष और फॉर्म भर सकता है, यानी 47 वर्ष की एज तक वो फॉर्म भर सकता है। जिस कैटेगरी में होगा उसमें 10 साल बढ़ जाएगा, जिस कैटेगरी में होगा उसमें 5 साल और बढ़ जाएगा। तो ये प्रावधान जॉब से रिलेटेड है। यहां 2 चीज और समझना है जिससे रिलेटेड आपके मन में जिज्ञासा होगा। जैसे पहला एक है कि सर इसमें कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके लिए नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं किया गया है कि एक स्टूडेंट कितनी बार फॉर्म भर सकता है। 20 वर्ष की आयु जैसे ही उसकी पूरी हो जाती है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और लास्ट अगर एज उसका जो भी हो, जैसे अगर मान लीजिए जनरल मेल की बात करें 37 वर्ष है, तो इस बीच में जितने भी एग्जाम होंगे बीपीएससी के द्वारा, इन सभी एग्जाम में वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। चाहे वो 10 बार एग्जाम हो जाए, चाहे 15 बार एग्जाम हो जाए, हर साल एग्जाम हो, 17 बार एग्जाम हो गए तब भी वो भरने के लिए एलिजिबल है। वो 17 बार एग्जाम दे सकता है, इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं किया गया है, यानी यूपीएससी का इसमें पैटर्न नहीं लागू है। दूसरा, इसमें जॉब वाले के लिए एक प्रावधान किया गया है कि यदि आप बिहार सरकार में जॉब करते हैं तो अधिकतम 5 बार जॉब होने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी जॉब होने से पहले अगर 2-4 बार आप भर चुके हैं तो वो काउंट नहीं होगा। जॉब होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आप केवल 5 बार ही बीपीएससी द्वारा दिए गए इस सिविल सेवा की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा आपको बैठने की अनुमति नहीं होगी, चाहे आपका एज बचा हो, ठीक है, फिर भी आप 5 बार ही अधिकतम बैठ सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन से रिलेटेड आपके मन में डाउट आता है, बहुत सारे जॉब वाले बच्चों के मन में डाउट आता है, और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए भी ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब आते हैं एज के बाद शारीरिक क्षमता। कई बार बच्चों का प्रश्न आता है कि सर मैं शारीरिक रूप से मैं कमजोर हूं, हाइट कम है, तो क्या डीएसपी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, तो इस तरह की चीजें। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए
तो यहां पर एक शारीरिक अभ्यर्थी के लिए जो शारीरिक क्षमता का रखा गया है कि वो केवल स्वस्थ होने चाहिए, फिट होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, बाकी कोई खास नहीं होता है। जैसे ही वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए या उससे पहले भी आयोग द्वारा बुलाया जा सकता है, जब मेंस आप पास कर जाते हैं तब बुलाया जाता है, वहां पर एक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जिसके लिए 16 रुपए शुल्क लिया जाता है। बीपीएससी आयोग के अंदर ही ये किया जाता है और इसमें आपको जो है पूरी तरह से चेक किया जाता है, आपकी लंबाई, आपका चेस्ट, आपका वेट, आपकी आंख, नाक, कान, ये सब देखा जाता है, जो कि बहुत सामान्य तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत मेडिकल जांच की तरह, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती है और 16 रुपए का शुल्क जो है इसमें अदा करना होता है और इस शुल्क के आधार पर आपको वहां पे बताया जाता है कि आप शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। तो ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, जैसे दिव्यांग का कोटा लेते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए स्पेसिफिक जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है, मेडिकल बोर्ड, जैसे पीएमसीएच में गठन किया जा सकता है, आईजीएम इसमें गठन किया जा सकता है और वहां पर उनका जांच कराया जाता है कि उनके द्वारा जो लगाया गया प्रमाण पत्र है वो सही है या नहीं है, वास्तव में वो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं या नहीं, और इन चीजों का वहां पे मूल्यांकन किया जाता है। अब यहां पर अगर आप डीएसपी पद के लिए जा रहे हैं या ऐसे पद के लिए जा रहे हैं जिसमें शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग एक कैटेगरी बनाया गया है जिसमें मिनिमम हाइट तय किया गया है, चेस्ट का साइज तय किया गया है और ये सारी चीजें उसमें तय की गई है, जो कि बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जब जैसे ही जाएंगे तो यहां पर जो मेडिकल होगा उसी में आपको तय हो जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, यहां पर यह तय कर दिया जाता है। तो कोई समस्या उस तरह की खास आती नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो ये मेडिकल की स्थिति होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी, सिलेबस कैसे प्रक्रिया है, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं ये चीजें। अब आती है बारी लास्ट में कि आखिर हम ये तैयारी शुरू कैसे करें। तो तैयारी शुरू करने का सिंपल सा पैटर्न है कि आप पीटी और मेंस को साथ में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम पीटी पहले कर लेते हैं और मेंस बाद में करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीटी और मेंस साथ में शुरू करना है और इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। इससे आपके लेखन क्षमता, आपके पढ़ने की समझ, इन सब चीजों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले पढ़ाई के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर पीटी और मेंस दोनों को समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस। जो सिलेबस अभी मैंने बेसिक रूप से बताया उसको थोड़ा और बारीकी से समझना है कि किस चैप्टर को, कौन कौन से चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैसे पता चलेगा सिलेबस, तो इसके लिए जरूरी है हमारे पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पीटी का भी और मेंस का भी, दोनों का। और यहां पर जो PYQ में जो चैप्टर के नाम दिए गए हैं उन सारे चैप्टर को आप सिलेबस मान सकते हैं और इन्हीं दोनों के आधार पर आपकी तैयारी शुरू होती है। तैयारी कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, इसकी बात करते हैं। तो पढ़ना कैसे है उसकी बात करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप हैं, इसको ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले कोई विषय उठाइए, कोई विषय जो कि सिलेबस में है, उस विषय का एक टॉपिक या चैप्टर पढ़ना। अब ये विषय या टॉपिक का चैप्टर पढ़ना है तो इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प लेना है। अगर आपकी समझ थोड़ी सी उस स्तर की नहीं है या आपने तैयारी कर रखी है, आपको लगता है मैं खुद कर सकता हूं, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर समझ नहीं है तो सबसे पहले किसी टीचर से पढ़ना। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, अब इस टीचर ने जब आपको पढ़ाया तो आप ऑब्वियस है कि इसके साथ क्या बनाएंगे, ये जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स बनेगा आपका। अब एक नोट्स बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। दूसरा स्टेप शुरू हुआ, नोट्स बुक में उसी चैप्टर को रिवीजन करना, यानी सेम डे उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उससे हमें रिवाइज होगा, उससे फैक्ट्स को याद रखना आसानी होगी और वो हम दोबारा से पढ़ेंगे। तीसरा, अब जब वो चैप्टर को हमने 2-3 बार पढ़ लिया, एक बार टीचर से पढ़ लिया, एक बार जो है नोट से पढ़ लिया, एक बार बुक से पढ़ लिया, तो ये अच्छे से उस चैप्टर पे आपका कमांड हो जाएगा। थर्ड, MCQ यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या PYQ को
बनाना। अब आपका काम होगा कि अगले स्टेप पे जाएं और एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो कि पीटी से रिलेटेड है उसको सॉल्व करना। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है, चौथा स्टेप, मेंस के पीवाईक्यू मॉडल क्वेश्चन को लिखना। तो पीवाईक्यू आपको मेंस का भी करना है और पांचवा इसका मूल्यांकन करवाना। यानी जो आपने मेंस का क्वेश्चन लिखा है इसको अपने मेंटर को या जो आपके गार्जियन हैं या जो भी आपके रिलेटेड हैं जो आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं, अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से, या मेंटर है तो मेंटर से, आपको क्या करना है, इसको चेक कराना है कि सर ये हम लिखे थे, ये कैसा लिखे हैं, इसमें और क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, इसको करना। ये डे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। यानी जैसे ही आपने सिलेबस स्टार्ट किया, अब मान लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और वो मेंस का नहीं है, तो मेंस का नहीं अभ्यास करेंगे, आप केवल पीटी तक का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेंस का अभ्यास शुरू कर दे उस सब्जेक्ट में जो मेंस में आता ही नहीं है। तो मेंस का बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस में मैंने बताया, तो उनका अभ्यास करना है। तो इस पूरे चर्चा में, पूरे रणनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा किससे, सिलेबस और पीवाईक्यू से। सिलेबस और पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि जैसे मान लिए कोई शिकारी है, दो शिकारी जंगल में गया, एक शिकारी ने देखा कि तालाब के पास कुछ जानवरों के पैर के निशान हैं, संभवतः वो रोज यहां पानी पीने आते हैं, तो वो शिकारी वहीं झाड़ी में छुप करके बैठ गया। दूसरा शिकारी तीर धनुष के साथ पूरे जंगल में घूम रहा है और वो ढूंढ रहा है कि जानवर कहां है जिसको मैं मारूं। हो सकता है कि शाम में दोनों में से एक शिकारी जो बैठा हुआ था वो शिकार लेके लौट रहा है और जो दिन भर धनुष लेके घूम रहा था वो थका हुआ बिना किसी शिकार के साथ लौट रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो घूम रहा था शिकार वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। वो हो सकता है कि कभी कभी खुद ही शिकार बन जाएगा क्योंकि वो शेर के इलाके में जा रहा है, लेकिन एक शिकार जिसने ये समझ लिया कि यहां से पैरों के निशान हैं, रोज जानवर यहां आते ही हैं, तो मुझे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस तैयार होकर इंतजार करना है, जैसे ही आएंगे उनका हम शिकार कर लेंगे। तो यही होता है एक स्टूडेंट का काम। वो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, वो अपने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज कर लेते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है, किस विषय में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से विषय के फैक्ट्स हैं जिसको याद रखना है, जिसको हमें तैयार करना है। उन सारे चीजों पर, एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करना है, मेंस पर प्रैक्टिस करना है। और ये जब करते हैं तो आप पहले ही बार में कई बार आप एग्जाम को डन कर लेते हैं। तो एग्जाम पहले ही बार में निकल जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सटीक ढंग से और पूरे ईमानदारी के साथ 1-1.5 साल तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने आप पढ़ेंगे और एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप, जैसे आपको लगता होगा कि इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन पास कर गए, वैसे ही इसको पास कर जाएंगे। नहीं, ईमानदार प्रयास और बहुत ही कह सकते हैं कि लगन के साथ, मजबूती के साथ, अपने ईमानदारी के साथ प्रयास करना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रश्न जो बच्चों की तरफ से बहुत बार आता है कि सर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे, जो पढ़ेंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स में अगर हम लोग देखें तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम किसी विषय को उठाते हैं। जैसे मान लिए मैं पढ़ाता हूं आधुनिक भारत, तो आप उस विषय को उठाएं। उस विषय का आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर उठाना है। अब चैप्टर हो गया, चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स है, उसको लिखते जाना है। इसमें कोई मैप है तो मैप बनाते जाना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उस सबको लिखते जाना है। इस तरह से करके 8-10 पेज में एक आपका आंसर तैयार, मतलब एक चैप्टर तैयार हो गया। अब जो चैप्टर आपका तैयार होगा उस चैप्टर के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ना है, यानी खाली छोड़ देना है। ये खाली इसलिए छोड़ना है कि अगर बाद में आप रिवीजन करने जाएं या कुछ एमसीक्यू बनाने जाएं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने गए, और अगर उसमें लगता है कि अरे ये वाला फैक्ट मिसिंग है, ये वाला फैक्ट डाल देंगे तो मेरा नोट्स और अच्छा हो जाएगा, तो उसी चैप्टर के इस खाली पेज में ला करके उस फैक्ट को क्या कर देंगे, यहां पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नोट्स है वो हमेशा अपडेट होते रहेगा।
और एग्जाम में आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पढ़ने नहीं पड़ेंगे, एक ही जगह पे आपका सारा फैक्ट इकट्ठा होते चला जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकेंगे। जैसे आप सुनते होंगे, बहुत सारे टॉपर बोलते होंगे कि एग्जाम से पहले मैंने 1 महीने में सारे विषय दोहरा लिए थे, दोबारा से पढ़ लिया था। तो ऐसा कैसे रिवीजन कर लिया 1 ही महीने में? तो वो ऐसा अपना पहले से बना के रखे होते हैं, यानी 1 साल मेहनत करके ये बनाते हैं और फिर उसके बन जाने के बाद 1-1 महीने में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका नोट्स बनता है। इसी तरह से हर विषय का आपका नोट्स बनेगा, हर चैप्टर का बनेगा। हर चैप्टर के बाद आपका एक खाली जगह होगा, जिसमें आप हमेशा अपडेट करते रहेंगे, अपने पढ़ाई के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहेंगे। 99% चीजें आपको पहले मिल जाएंगी, वो सारे आप पढ़ने के दौरान सीख जाएंगे, लिख लेंगे, लेकिन फिर भी 1-2% जो अपडेशन रहता है वो हमेशा करना चाहिए। इससे छात्र का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरे का नोट्स लेके कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ करके खुद से अपना बनाना चाहिए, ताकि रिवीजन करते समय समझ में आए कि हमने क्या बनाया था। क्योंकि दूसरे का लीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस आधार पर लिखा था। तो पहला तो ये नोट्स का आपका फंडा था, जो कि आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, जिसके कारण मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है, मेरा मार्क्स नहीं आता है और ये सारा चीज खराब होता है। तो ये इसको कहते हैं रिवीजन, यानी हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करने का तरीका क्या है? तो रिवीजन करने का भी स्टेप है। सबसे पहला जो है वो आपको अपना नोट्स बना हुआ होना चाहिए। अगर बहुत बिजी शेड्यूल वाले जॉब वाले आदमी हैं तो वो अपने किताब को ही नोट्स के जैसे रंग करके यूज कर लेते हैं। तो पहला तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, जैसे भी हो। अगर आप एक अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं तो उतना बना लेंगे आप पढ़ के। दूसरा ये है कि नोट्स जो होता है उसको रिवीजन करने जाते हैं तो पहली बार पढ़ना जब आप शुरू करते हैं उसको, तो सारे एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ना है और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना। यानी आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा? ये आपको याद रहेगा कि बाद में हमको आना है। यहां क्यों आना है देखिए। तो पहली बार अगर आप पढ़ने गए तो हो सकता है किसी नोट्स को पढ़ने के लिए 1 माह लग गया आपको, यानी 1 महीने में आप इसको रिवीजन कर रहे हैं। अब फिर बाद में जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होगा तो दूसरी बार आप पहुंचेंगे फिर पढ़ने। तो दूसरी बार में अंडरलाइन वाले पॉइंट्स पर अधिक ध्यान देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। तो अगली बार जब जाएंगे तो जो जो अंडरलाइन हमने किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब दूसरी बार जब पढ़ने जाएंगे तो 10 दिन में ये रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको ध्यान देना है, प्लस उसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट कर दीजिए हाइलाइटर से या किसी चीज से। अब एग्जाम बहुत नजदीक है और उस विषय का रिवीजन करना है, तो तीसरी बार पहुंचेंगे और तीसरी बार पहुंचेंगे तो ये 2 दिन में रिवीजन होना चाहिए। केवल मेन पॉइंट्स को ही ध्यान देना, यानी केवल ये जो मेन बिंदु जो हमने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उसी को देखेंगे। क्योंकि कहानी तो ऑलमोस्ट समझ में आ चुकी होगी, बहुत दिन से आप इसको पढ़ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट जब तक आप 3-4 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी कि सर हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है, हम एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 ऑप्शन में जाके फंस जाते हैं। ये सब इसी कारण से होता है कि जितना कम आपको आधा अधूरा याद रहेगा उतना एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा। यानी एक ही कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम आप जब रिवीजन करते हैं तो वो दिमाग में जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप मैक्सिमम सोर्सेज ना पढ़ के सारे सोर्सेज से एक नोट्स बनाएं और इसी नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। इससे आपके एग्जाम बेहतर होने के चांसेस रहेंगे और आपका रिजल्ट भी आपके मन मुताबिक आएगा। पीटी में भी, मेंस में भी इस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस प्रक्रिया में कि आपने किसी टॉपिक को टीचर से समझा, खुद से रिवीजन किया और जब एमसीक्यू बनाने गए तो बना। जब आपने मेंस लिखने की कोशिश की तो आप लिख पाए। तो जैसे जैसे ये होगा
आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका रिजल्ट सुधरना शुरू हो जाएगा और अलग अलग जगह पे ये रिजल्ट आएगा। सिविल सेवा की तैयारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार अगर आप सिविल सेवा की तैयारी अच्छे से ईमानदारी से कर लेते हैं, साल डेढ़ साल का समय दे करके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो उसके बाद सिविल सेवा ही नहीं बाकी किसी एग्जाम में भी जब बैठेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। जैसे अब बीपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र यदि टीचर के एग्जाम में बैठता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अगर वो दरोगा के एग्जाम में बैठता है तो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठ जाता है तब भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो यानी सिविल सेवा की तैयारी न केवल आपको एक सिविल सेवा में मजबूती प्रदान करता है बल्कि बाकी एग्जाम के लिए भी आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और उसको एक अच्छे गाइडलाइन में निरंतरता के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीने बहुत जबरदस्त ढंग से तैयारी हो रही है और 2 महीने सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। पूरे 1.5 साल ईमानदारी से लगातार आपको फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपने रूटीन जो बनाया है उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले समय में आप ऑफिसर बनकर के दिखाई देंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करते हुए दिखाई देंगे, सोसाइटी में सबसे एक अच्छे पद पे होंगे जिससे आपको सोसाइटी में गरिमामय पद मिलेगा और लोगों का सम्मान मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक छात्र जो चाहता है कि जीवन भर मेहनत इसीलिए करते हैं कि एक दिन समाज में मुझे वो स्थान मिले जो जिसका मैं हकदार हूं, तो वो आप पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ईमानदार प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ईमानदार प्रयास जो है वो कभी भी विफल नहीं होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक कागज पे, एक किताब पे नोट भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सिलेबस जितना अच्छे से आपका समझा हुआ रहेगा उतनी ही तैयारी आपको अच्छी से होगी, उतनी ही तैयारी करने में आपको कह सकते हैं मदद मिलेगी। तो मिलेंगे अगले फिर किसी सेशन के दौरान। फिलहाल आप सभी के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अधिकारी बनिए, फिर हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितने आपके परिवार को होगी। थैंक यू।